हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो जैसे कि हमारे यूपी की जीके की लेक्चर सीरीज चल रही थी और आज उसी सीरीज की कंटिन्यूएशन में हम लोग अपने पढ़ने वाले हैं सॉइल के बारे में, यानी कि यूपी की मिट्टी के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना टॉपिक कवर किया था जो कि हमारा चैप्टर था क्लाइमेट एंड सॉइल का। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने जलवायु यानी कि क्लाइमेट के बारे में सारी चीजें यूपी में कवर अप करी थी और आज हम देखने वाले हैं सॉइल वाले पार्ट को। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने जलवायु के पार्ट को समझा, अब आपने थोड़ा सोच के देखिए कि ये जो जलवायु का पार्ट और मिट्टी का पार्ट एक साथ क्यों रखा जाता है। क्योंकि जहां पे हमारे जिस टाइप की जलवायु होगी, जिस टाइप का क्लाइमेट होगा, उसी टाइप की मिट्टी हमें लगभग यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक हमारा भाबर और तराई वाला क्षेत्र था। भाबर वाले क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि मिट्टी जो रिवर्स होती हैं वहां पे क्या करती हैं, बड़े बड़े पत्थर अपने साथ लेके आती हैं, क्योंकि वहां पे उनका बहाव कम हो जाता है तो वो बड़े बड़े पत्थर वहां पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जब बड़े बड़े पत्थर होंगे वहां पे तो होगा क्या, वहां पे हम ज्यादा खेती नहीं कर सकते, यानी कि वहां की जो मिट्टी होगी वो कैसी होगी, फर्टाइल ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा उपजाऊ नहीं होगी। तो जितनी भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी स्टूडेंट्स, वो कहीं ना कहीं आपको सॉइल के लिए हेल्प करेंगी, मिट्टी को समझने के लिए हेल्प करेंगी। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो भी मेरे इस लेक्चर को पहली बार आज देख रहे हैं, कोशिश करिए कि आप उसको फर्स्ट लेक्चर से यहाँ तक लेकर आए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें खुद पे खुद समझ में आ जाएगी कि आखिर यहाँ की मिट्टी अगर इस तरीके की है तो वो क्यों है, आपको उसके पीछे का रीजन भी समझ में आएगा। चलिए सॉइल के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें यही समझना होगा कि आखिर सॉइल क्या होता है, सॉइल क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, सॉइल क्या होता है हमारे पास, सॉइल क्या होती है हमारे पास कि जो हमारी लैंड है, जो हमारा एरिया है, लैंड वाला जमीन वाला एरिया है, उसके ऊपर की जो एक लेयर होती है, ठीक है, जिसमें कि हमारे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमस प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो जिसमें कि हम प्लांट्स को लगा सकते हैं, ठीक, वो क्या कहलाती है, हमारी सॉइल कहलाती है, वो हमारी मिट्टी कहलाती है। यानी कि जो एक तरह से हमारी टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, उसे हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, जो कि हमारे फाइन पार्टिकल से बनी हुई होती है, छोटे छोटे महीन कणों से बनी हुई होती है, उसी को हम सॉइल बोलते हैं। और इसी सॉइल में स्टूडेंट्स हम क्या कर पाते हैं, खेती बाड़ी कर पाते हैं, अपनी क्रॉप्स को लगा पाते हैं, प्लांट पौधों को हम ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि हमें यहाँ पे सॉइल की किसके बारे में बात करनी है, किस रेफरेंस में बात करनी है, यूपी के बारे में। तो आइए देखते हैं कि आखिर यूपी में हमें कौन कौन से टाइप की सॉइल देखने को मिलती है। तो अब देखो, जैसे हम लोगों ने फिजिकल डिवीजन पढ़ा था, उसी टाइप की सॉइल भी हमें देखने को मिलेगी जैसे हमारा यूपी का फिजिकल डिवीजन था। ठीक है, तो जहां पे जैसा फिजिकल एनवायरनमेंट प्रेजेंट होगा उसी टाइप की मिट्टी हमें देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप पीछे के लेक्चर्स को जरूर यहाँ पे देख के आइएगा। तो अब जैसे कि हम लोगों ने देखा था फिजिकल डिवीजन में कि सबसे पहले होता है हमारे पास भाबर और तराई रीजन, इसके बाद हमारे पास होते हैं गंगा यमुना प्लेन्स, और इसके बाद हमारे पास लास्ट में था सदर्न प्लेटू, यानी कि हमारे पास था पठार का क्षेत्र। तो जिस टाइप का फिजिकल डिवीजन उसी टाइप की मिट्टी हमें देखने को मिलेगी। तो जैसे कि सबसे पहले हम चलते हैं भाबर और तराई रीजन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं भाबर और तराई रीजन की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे किस टाइप की मिट्टी हमें देखने को मिलती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने अपनी फिजिकल डिवीजन वाली वीडियो को कवर अप किया था तो हमने देखा था कि ये जो सबसे हमारा टॉप मोस्ट जो हमारा एरिया होता है, जो हमारा सबसे पहला डिवीजन होता है, वो होती है हमारी भाबर बेल्ट। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे शिवालिक के फोटल्स, यानी कि ये हमारा वो एरिया होता है कि जब जो नदियां हैं पहाड़ से उतरकर मैदानी, एक तरह से हम कह सकते हैं कम स्लोप वाले एरिया में प्रवेश करती हैं, वो हमारा कहलाता है भाबर क्षेत्र। उसके बाद आता है हमारे पास तराई रीजन, उसके बाद आता है हमारे पास तराई रीजन। ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन है ये हमारा आ जाता है गंगा और यमुना प्लेन्स का, और लास्ट में हमारे पास ये एरिया बचता है पूरा का पूरा पठार का। तो इसी टाइप की सॉइल हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन कुछ थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि आगरा और मथुरा वाला रीजन। अभी हम इसके बारे में स्पेशली पढ़ेंगे कि यहाँ पे हमें थोड़ी, क्योंकि ये राजस्थान से टच होने वाले एरिया है और हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे जो बारिश है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ड्राई एरिया रहता है, इस वजह से यहाँ पे जो हमें सॉइल देखने को मिलती है स्टूडेंट्स, वो एक तरह की सैंडी यानी कि रेतीली सॉइल होती है। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं अब भाबर और तराई रीजन को। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं भाबर के बारे में और उसके बाद हम देखेंगे तराई के बारे में। तो अब देखो, हम बार बार जब से हम लोगों ने अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है, अपने फिजिकल डिवीजन पढ़ने स्टार्ट करें, हमने एक चीज देखी कि भाबर हमारे पास एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जो नदियों का बहाव होता है वो कम हो जाता है, और जो नदियां अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर और जो लेकर आती हैं तो यहाँ पे वो होने डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब जब बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे डिपॉजिट होने, तो एक चीज हमने देखी थी कि जो नदियां हैं वो विलुप्त हो
हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, क्योंकि वो इन पत्थरों के नीचे से बहना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे एक तो चीज़ क्या हो रही है कि बड़े बड़े पत्थर हैं, तो बड़े बड़े पत्थरों में तो हम किसी भी तरह की कोई खेती बाड़ी नहीं कर सकते, कोई क्रॉप ज़्यादा नहीं लगा सकते, इसीलिए हमारा ये वाला जो क्षेत्र होता है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये बहुत कम फर्टाइल होता है, बहुत कम टाइप की क्रॉप्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारा तराई रीजन होता था स्टूडेंट्स, वो हमने देखा था कि यहाँ पे जो हमारी रिवर्स होती हैं वो रीअपियर हो जाती हैं, दोबारा से हमें दिखने लगती हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब जितने भी बड़े बड़े पत्थर थे वो तो पूरे के पूरे भाबर क्षेत्र में रुक जाते हैं। ठीक है, और जो महीन कण होते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, अब वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारी नदियां होती हैं वो फिर से रीअपियर होनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमारी रेनफॉल हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ की जो मिट्टी होती है वो काफी फर्टाइल होती है, और बहुत सारी तरह की क्रॉप्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं, स्पेशली उन टाइप्स की जिनको पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, जैसे कि हमारी धान की खेती हो गई, शुगर केन की खेती हो गई, और कुछ एरियाज में जूट की खेती भी करी जाती है। तो अब देखो, जलवायु को समझने से, रेनफॉल को समझने से हमें मिट्टी को समझने में कितनी आसानी हो पा रही है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा बार बार कि शुरू से देखिए किसी भी लेक्चर सीरीज को, जब आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये है हमारा तराई क्षेत्र। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो तराई क्षेत्र की मिट्टी होती है, इसमें एक खास बात होती है कि ये जो मिट्टी होती है हमारी, ये नाइट्रोजन में तो बहुत रिच होती है, यानी कि नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो इसमें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो फॉस्फेट होता है वो यहाँ पे हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि कौन कौन सी क्रॉप्स हम लगा सकते हैं, जूट, शुगर केन और राइस, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे आराम से ग्रो करवा सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम बढ़ते हैं गंगा यमुना प्लेन्स में जो मिट्टी मिलती है हमें उसकी तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो गंगा और यमुना क्षेत्र में हमें जो हमारा मैदानी क्षेत्र होता है, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो होती है हमारे पास एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल, और ध्यान रखिएगा एल्यूवियल सॉइल के बारे में स्टूडेंट्स एक बार, कि ना केवल ये पूरे यूपी की, ना केवल ये पूरे इंडिया की, बल्कि वर्ल्ड में मिलने वाली जितनी भी मिट्टियां हैं, जितनी भी सॉइल है, उसमें मोस्ट फर्टाइल सॉइल हमारी एल्यूवियल सॉइल होती है, जो कि हमें यूपी के इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अभी किस तरीके की मिट्टी होती है ये हमारे पास होती है, बिल्कुल इसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं, किस चीज के, सिल्ट के, क्ले के, और सैंड और ग्रेव के कुछ हमारे पास हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे पत्थर देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे पेबल्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कंकड़ भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या चीजें आपको नहीं मिलेंगी, नाइट्रोजन और फॉसिल फ्यूल्स आपको जनरली इसमें नहीं मिलेंगे, बल्कि किस चीज में रिच होती है कि हमारी पोटाश में, फॉस्फोरिक एसिड में और एल्केलाइज में काफी रिच होती है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स के, अगर मैं आपसे पीएच मान की बात करूं, पीएच वैल्यू की बात करूं कि एक हमारी मिट्टी में पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो लगभग वो हमारी 6 to 7 या 6 to 7.5 होनी चाहिए किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। और ये जो मिट्टी होती है ये एकदम हम कह सकते हैं कि परफेक्टली इसी पीएच वैल्यू के बीच में लाई करती है, जिसकी वजह से भी बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है हमारी, थोड़ी सी हम कह सकते हैं ये ब्राउनिश कलर में हमें देखने को मिलती है, ब्राउनिश येलो कलर में हमें कुछ कुछ देखने को मिलती है। ठीक, अब लेकिन ये जो हमारी एल्यूवियल सॉइल होती है, हमने क्योंकि देखा था कि जो हमारे गंगा यमुना प्लेन का रीजन होता है ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसको हम जानते हैं भांगर और खादर के नाम से, जिसको हम जानते हैं भांगर और खादर के नाम से। तो अब जब ये एरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो यहाँ पे जो मिट्टी मिलने वाली होगी वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। तो अब देखिए, जो भांगर क्षेत्र में हमने देखा था, हमने एक बात पढ़ी थी कि जो खादर क्षेत्र की मिट्टी होती है, जो खादर क्षेत्र होता है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है, भांगर से भी ज्यादा। ठीक है, तो अब देखो, ऐसा नहीं है कि भांगर क्षेत्र की नहीं होती है फर्टाइल, भांगर क्षेत्र की भी होती है, लेकिन उतनी फर्टाइल नहीं होती है एज कंपेरिजन टू, अगर मैं खादर क्षेत्र की बात करूं तो उतनी फर्टाइल नहीं होती है। इसलिए कभी कभी हमें यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का भी यूज करना पड़ता है इसमें क्रॉप्स ग्रो करवाने के लिए। अब भांगर के बारे में याद रखिएगा कि जो प्लेन है हमारा, जो हमारा ये वाला क्षेत्र है, उसके लार्जेस्ट पार्ट को, ठीक है, उसके मोस्टली पार्ट को, जो मैक्सिमम पार्ट को कवर करती है वो हमारी होती है भांगर सॉइल, जिसको कि हम मैच्योर्ड या फिर ओल्ड सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ओल्ड सॉइल हम इसे क्यों बोलते हैं, ओल्ड सॉइल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मिनरल्स की, ठीक है, हमें एक कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कम फर्टाइल होती है, और इसको फर्टाइल बनाने के लिए हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फ्लड वाटर से ये फ्री रहता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लड वाटर नहीं पहुंच पाता, इसी वजह से ये रिन्यू भी नहीं हो पाती। ठीक है, इसी वजह से इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो कम होते चले जाते हैं, और इसमें कंकड़ की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है, कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, इसी की वजह से भी ये उसको
कम फर्टाइल बनाती है। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि इसको हम ओल्ड और मैच्योर सॉइल भी बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसी तरीके से मैं बात करूं यहाँ पे खादर सॉइल की, तो इसको हम न्यू एलुवियम सॉइल बोलते हैं, यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी इसको बोला जाता है। अब कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारे फ्लड प्लेन एरिया में, यानी कि यूपी के वो एरिया जहाँ पे बाढ़ हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, उन सारे एरियाज में ये बहुत देखने को मिलती है वाली मिट्टी। अब क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंटली बाढ़ आती है, मतलब मैं कह सकती हूँ कि हर मॉनसून सीजन में ही हमें यहाँ पे बाढ़ देखने को मिलती है, इसी वजह से यहाँ की जो मिट्टी है वो हर साल रिन्यू हो जाती है और यहाँ पे जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनकी मात्रा अच्छी खासी प्रेजेंट होती है, और जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, अब किस कलर की होती है? लाइट ब्राउन कलर की होती है, बहुत पोरस होती है। पोरस का मतलब होता है कि पानी को रिटेन करने की जो इसकी शक्ति होती है, जो इसकी कैपेसिटी होती है, वो बहुत अच्छी होती है। मतलब ये पानी को आराम से अपने अंदर सोख लेती है, बहुत पोरस होती है। यही चीज आपको बताई गई है कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसकी बहुत हाई होती है, यानी कि वो पानी को होल्ड करने की जो इसकी क्षमता है वो बहुत अच्छी खासी होती है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती हैं आपको? लाइम, पोटाश, मैग्नीशियम, काफी तरह के ऑर्गेनिक मैटर आपको मिलते हैं। अब लाइम पोटाश होने की वजह से ये थोड़ी एल्केलाई हो जाती है, यानी कि इसका जो पीएच मान होता है वो 6 to 7.5 के बीच में चला जाता है, और जो इसको बहुत ज्यादा, या मैं कहूँ मैक्सिमम फर्टाइल इसको बनाता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक बात और याद रखिएगा कि ये जो हमारा गंगा यमुना प्लेन का रीजन होता है, इसका जो सबसे सदर्न पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रही हूँ आपसे, कि गंगा यमुना प्लेन जो हमारे हैं, जो हमारा मैदानी क्षेत्र है, उसका जो सबसे साउथ वाला पार्ट है, दक्षिण का पार्ट है, वहां पे हमें एक टाइप की मिट्टी और मिलती है जिसको हम बोलते हैं ऊसर या फिर रेह। और ध्यान रखिएगा ये जो मिट्टी होती है ये सबसे कम लेस फर्टाइल हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि एक टाइप की रेतीली मिट्टी होती है, डिजर्ट सॉइल हम इसको मानते हैं, जिसमें कि हम किसी भी तरह की कोई खास हम यहाँ पे क्रॉप ग्रो नहीं करवा सकते। ठीक, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टाइप की तरफ, जिसको हम बोलते हैं सदर्न प्लेटूज की सॉइल, यानी कि जो हमारे दक्षिण का पठार है, जो हमारे यूपी का दक्षिण वाला भाग है, ठीक है, वहां पे जो पठार है हमारा, जिसमें हम कहते हैं कि बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो हमारा एक पार्ट लगता है, उसमें जो मिलने वाली सॉइल्स है वो है हमारी 6 टाइप्स की, जिनको हम जानते हैं रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, पाड़वा सॉइल, माड़ सॉइल, राकर और मोन्टा के नाम से। अब एक एक करके आकर समझते हैं कि ये रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, आखिर इनमें क्या खास बात होती है, किस टाइप की जो क्रॉप्स होती है वो हम इसमें ग्रो करवा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं रेड सॉइल के बारे में, यानी कि लाल मिट्टी के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये रेड सॉइल बनती कैसे है। तो जो हमारा रेड सैंडस्टोन होता है उसके टूटने से, उसकी वेदरिंग होने से हमारी जो रेड सॉइल बनती है। अब आखिर इसका कलर रेड क्यों होता है? तो वो इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि इसमें आयरन की प्रेजेंस बहुत ज्यादा होती है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जहां जहां पर भी हमें मिट्टी की जो कलर है वो रेड देखने को मिलता है, इसका मतलब है कि वहां पे आयरन की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। तो अब इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में हम कहें तो आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से इसका जो कलर हो जाता है वो रेड हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि कौन से एरिया में देखने को मिलती है, तो मेनली हमें ये जो सॉइल देखने को मिलती है वो मिलती है मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में, और इसके जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर हमें इस टाइप की जो सॉइल होती है वो देखने को मिलती है। अब क्या ग्रो कर सकते हैं हम इसमें? तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स के कुछ एरिया में हम इसके वीट भी ग्रो कर सकते हैं, कुछ एरिया में हम इसके कॉटन भी लगा सकते हैं, और कुछ एरिया में हम इसके पोटैटो भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हम याद रखेंगे। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं ब्लैक सॉइल की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ब्लैक सॉइल से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी तो इसके नाम से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लैक सॉइल को एक और नाम से हम क्या जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम जानते हैं रेगुर के नाम से या फिर कॉटन सॉइल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आपको समझ में ही आ गया होगा, क्योंकि हम इसे कॉटन सॉइल बोल रहे हैं, तो यानी कि इसका मतलब जो इसमें बेस्ट हमारी जिसकी हम खेती कर सकते हैं वो होती है हमारे पास कॉटन। सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है कॉटन को ग्रो करने के लिए हमारे पास ब्लैक सॉइल। इसी के साथ ही साथ हम एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इसको हम 2 नामों से और जानते हैं, या तो हम इसको बोलते हैं मार या फिर हम इसको बोलते हैं खाबर। अब देखो स्टूडेंट्स के ध्यान रखिएगा, इसमें जो हमारे कंकड़ होते हैं उनकी प्रेजेंस काफी ज्यादा होती है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कंकड़ से कि आखिर जो कंकड़ होते हैं ये किस चीज के बने हुए होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास कैल्शियम कंपाउंड होते हैं, यानी कि कैल्सरस होते हैं नेचर में। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि कंकड़ किस चीज के बने हुए होते हैं, किस चीज के कंपाउंड होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो उसमें प्रेजेंस
बैलेंस होती है वो होता है कैल्शियम का। ठीक है, अब इस ब्लैक सॉइल के बारे में या मैं कहूँ मार या खबर सॉइल के बारे में एक खास बात होती है कि जब ये गीली हो जाती है स्टूडेंट्स तो काफी अपने आप को एक्सपैंड कर लेती है, ठीक है, फैल जाती है। और वहीं जब हमारे पास गर्मी वाला सीजन आता है उस टाइम पे ही क्या होती है, सिकुड़ जाती है और जिसकी वजह से इसमें हमें क्रैक्स देखने को मिलते हैं। यानी कि हम कहते हैं ना कि जैसे मिट्टी है वो बिल्कुल हमारे पास सूख गई है, ठीक है, उसमें दरारें आ जाती हैं, तो ये हमें ब्लैक सॉइल के साथ देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन मेनली यहाँ से ये पूछा जाता है कि रेगुर मिट्टी किसे बोलते हैं, तो ब्लैक सॉइल को, और सबसे अच्छी क्रॉप सबसे अच्छे तरीके से जो ग्रो करी जा सकती है वो होती है हमारी कॉटन। और इसी के साथ ही साथ कुछ ऑयल सीड्स, टबैको की खेती भी इस मिट्टी में हम कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी तीसरी सॉइल की तरफ। तो हमारी तीसरी सॉइल का नाम है स्टूडेंट्स पड़वा सॉइल, ठीक है, परवा सॉइल। अब ये जो हमारी परवा सॉइल होती है स्टूडेंट्स मेनली हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है कि जो हमारे रिवर बैंक है, किसके, यमुना रिवर के जो हमारे रिवर बैंक है वहां पे, यानी कि जो हमारे यमुना नदी के किनारे हैं वहां पे हमें मेनली ये परवा सॉइल जो होती है वो देखने को मिलती है। अगर मैं इसके कलर की बात करूं स्टूडेंट्स तो ये रेड ब्राउनिश होती है कलर में। अगर मैं इसके कलर की बात करूं तो रेड ब्राउनिश कलर की ये सॉइल हमें देखने को मिलती है, रेड ब्राउनिश, ठीक। और वैसे तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, लेकिन अगर हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी हों, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके हम इसको फर्टाइल बना सकते हैं और कुछ क्रॉप्स को हम यहाँ पे ग्रो करवा सकते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सॉइल की तरफ। तो नेक्स्ट सॉइल का नाम है हमारे पास माड़ सॉइल। अब देखिए स्टूडेंट्स, माड़ सॉइल के साथ एक खास बात ये होती है कि ये हमें देखने में तो रेगुर मिट्टी की तरह यानी कि ब्लैक सॉइल की तरह लगती है, लेकिन ये उसके ही जितनी इतनी फर्टाइल नहीं होती। ध्यान रखिएगा, माड़ सॉइल क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो कि हमें रेगुर मिट्टी की तरह लगती है, तो वो होती है माड़ सॉइल, लेकिन उसके जितनी फर्टाइल यहाँ पे हमें नहीं मिलती। और इसकी खास बात ये होती है स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास बारिश का मौसम, मानसून का मौसम आता है तो उस टाइम पे एकदम चिपचिपी मिट्टी की तरह बिहेव करती है, यानी कि एकदम गम की तरह एकदम चिपचिपी हो जाती है, ठीक, जैसे कि हमारे पास गोंद होती है उस टाइप की इसका जो नेचर होता है वो वैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि माड़ सॉइल और जो हमारी ब्लैक सॉइल है, ठीक है, जो हमारी रेगुर मिट्टी है उसमें ये खास बात की जो हमारी ब्लैक सॉइल है वो काफी फर्टाइल है, लेकिन माड़ सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं है। अब जैसे कि हमने देखा था कि बारिश के टाइम पे क्या होता है, वो एक्सपैंड करती है, फैलती है, लेकिन बारिश के टाइम पे ये कैसे एक्ट करती है, ये चिपचिपी मिट्टी गम की तरह बिहेव करती है। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सॉइल की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो राकड़ सॉइल होती है हमारे पास, ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, जो हमारे साउथ के थोड़े से हिली एरिया है, जो हमारा साउथ का हिली एरिया है और जो हमारे साउथ का प्लेट्यू वाला यानी कि पठार वाला एरिया है, वहां पे हमें ये राकड़ सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है। बहुत ज्यादा फर्टाइल की नहीं होती है, इसलिए कोई खास तरह की क्रॉप्स हम यहाँ पे नहीं ग्रो कर सकते हैं। बाकी फर्टिलाइजर्स का यूज करके, इरिगेशन प्रैक्टिसेस को अच्छा करके जो यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं वो होती हैं सेसमे, ग्राम, यानी कि जो चने की खेती होती है वो इन एरिया में हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट सॉइल की तरफ जिसका नाम है मोंटा सॉइल, जिसका नाम है मोंटा सॉइल। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मोंटा सॉइल है ये सबसे ज्यादा हमें साउथ में, बिल्कुल जो हमारे विंध्या वाला एरिया आ जाता है, और विंध्या जो रेंजेस है हमें कहाँ देखने को मिलती है, एमपी वाले एरिया में, यानी कि जो बिल्कुल हमारे यूपी का साउथ वाला पार्ट है वहां पे हमें ये मोंटा सॉइल देखने को मिलती है, ठीक। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि ये भी बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, बल्कि मैं कहूँ कि जितने भी हमारे ये जो प्लेट्यू वाला रीजन है इसमें जितनी भी सॉइल होती है वो लगभग कोई बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती एक्सेप्ट रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल के, ठीक है। बाकी जितनी भी मिट्टियां पड़ी कोई खास फर्टाइल नहीं है हमारे पास। तो इन्हें हम फर्टाइल कैसे बनाते हैं, इरिगेशन प्रैक्टिसेस को अच्छा करके, बाकी फर्टिलाइजर्स का यूज करके। तो यहाँ पे जो हमारी क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं वो होती है जनरली मिलेट्स, या फिर एक तरह से जो हमारा साउथ का पार्ट है स्टूडेंट, जितना भी प्लेटू का पार्ट है उसमें हम साबुत अनाज की खेती ज्यादा की जाती है, वही हमें ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि ज्वार हो गया, मिलेट्स हो गया, व्हीट हो गया, इस टाइप की खेती हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो हमारा यूपी का सॉइल वाला पार्ट है यहाँ पे वो पूरी तरीके से खत्म होता है, जिसमें कि हमने डिफरेंट टाइप की सॉइल्स को पढ़ा कि कहाँ पे हमें कौन सी सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है, और किस तरह की क्रॉप्स हम उसमें ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन अब आपको टाइम पर मिलते रहे। इसी के साथ अब आप हमें टेलीग्राम पर चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए पार्ट के साथ, एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।